वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम अध्याय 6 ऊतक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस एक एक टॉपिक करके लेते चले जाते हैं। और ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो इसमें आपको क्या टॉपिक्स पढ़नी है, कितनी टॉपिक्स पढ़नी है, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम अपना ये वाला टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के होते हैं। तो आइए इस बात को हम समझते हैं कि पौधे और जंतु एक तरीके के होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप तो जानते ही हैं, पौधे जो एक ही जगह स्थिर रहते हैं जबकि जंतु जो है एक से दूसरी जगह गति कर सकते हैं। और अगर इनके हम ऊतक के बारे में बात करें, देखने से ही सबसे पहले हमें जो है ये पता चल जाता है कि किस तरीके से जो है अलग अलग दिखाई देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वो गति नहीं करते हैं। पौधे स्थिर होते हैं, वो गति नहीं करते हैं। और जो है उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। यानी जब पेड़ खड़ा होता है या पौधा खड़ा होता है तो उसके ऊतक उसको सहारा दे रहे होते हैं और वह उसको संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ज़्यादातर जो ऊतक होते हैं वो पौधों में मृत होते हैं जबकि जंतु में ऐसा नहीं होता। उसके ज़्यादातर ऊतक जो है वह जीवित होते हैं। तो जंतु जो है अपने भोजन के लिए, अपने साथी के लिए, आश्रय जहाँ पे वो रहेंगे, इसके लिए इधर उधर विचरण करते रहते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करते हैं। और और इनका जो ताकि इस अधिक ऊर्जा इन्हें इसलिए चाहिए होती है ताकि ये जीवित रह सके। और इनमें भिन्नता होती है। जंतु और पौधों के बीच में वृद्धि में भी भिन्नता पाई जाती है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है, जैसे आप देख रहे हैं पत्तियां बढ़ रही हैं, टहनियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता। और पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, मतलब वो लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पौधों की, एक पेड़ जो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी पत्तियां झड़ती रहती हैं, फिर आ जाती हैं, ऐसे होता रहता है। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर हम उनके बारे में कुछ बातें समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पौधों के ऊतक जो होते हैं उनका वर्गीकरण हम उनकी वृद्धि के ऊपर करते हैं। वृद्धि से उनका मतलब है विभेद्योतक। देखिए, वृद्धि करेंगे तो विभाजन होता चला जाएगा, तो इसलिए विभेद्योतक ऊतक भी उन्हें कहा जाता है। और स्थायी ऊतक के बारे में हम बात करेंगे तो एक तो उनकी वृद्धि के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे, और एक उनकी स्थायी ऊतक के बारे में बात करेंगे। तो दो तरीके के ऊतक हम पढ़ने वाले हैं। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। मतलब उनकी कोई सीमा नहीं होती, वो जब तक चाहे बढ़ सकते हैं। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूह के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में तो दोनों का भोजन करने की प्रक्रिया देखिए, जैसे पौधों को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, सूरज की रोशनी चाहिए होती है, और मिट्टी से कुछ वाइटामिन्स मिनरल्स चाहिए होते हैं। लेकिन जंतुओं को बहुत कुछ चाहिए होता है। उनकी जो ऊर्जा बनी रहे इसके लिए उन्हें पौधों का भी उपभोग करना पड़ता है और जंतुओं का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक तरीके से आप देखें तो पौधे जो है गतिहीन होते हैं, मतलब एक ही जगह पे रहते हैं, जबकि जंतु जो है एक जगह से दूसरी जगह अपने व्यवस्था के हिसाब से घूमते रहते हैं। तो आइए अब कुछ प्रश्न को ले लेते हैं। ऊतक क्या होता है? तो बच्चे, ऊतक जो है जैसे अभी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती है। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर था, चैप्टर 5, उसमें मैंने आपको कोशिका के बारे में पढ़ाया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, इस तरीके का सब कुछ पढ़ाया था। तो वही जो छोटी छोटी सी कोशिकाएं होती है बच्चों, ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। तो यही आपको लिखना है। दूसरा सवाल है, बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? तो बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? देखिए, बहुकोशिक मतलब जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जैसे हम मनुष्य, ठीक है, और जिसमें एकल कोशिका होती है वह अमीबा होता है। तो बहुकोशिक जीवों में जैसे हम मनुष्य में ढेर सारे जो है ऊतक होते हैं। ढेर सारे ऊतक से मेरा मतलब है लीवर है हमारे पास, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज
लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फेफड़े हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग कोशिकाओं से बने हुए ऊतक है, तो इनका अलग अलग काम होता है। ये हमारे शरीर में अलग अलग तरीके का काम करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है और हम अपना कार्य जो है सक्षम तरीके से कर पाते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। अब हम बात करेंगे पादप ऊतक के बारे में। पादप से मेरा मतलब है पौधे की ऊतक के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम पौधे और जंतु दोनों के बारे में पढ़ते चले जा रहे थे, अब हम सिर्फ पौधों के बारे में पढ़ेंगे कुछ टाइम के लिए, फिर हम जंतु पे वापस लौटेंगे। तो पौधे के लिए सबसे पहले आप प्याज देख रहे हैं, एक गिलास में पानी भरा हुआ है ब्लू कलर का, और उसमें हमने उल्टा करके प्याज को रखा हुआ है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद देखोगे बच्चे आप, जो ये जो जड़ जैसी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, इसमें से जो है हरे हरे तने आने स्टार्ट हो जाएंगे और ये बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो वृद्धि के लिए हम क्या बोलते थे बच्चों, उस ऊतक को विभेदोतक बोलते थे। तो प्याज के मूल में वृद्धि, इस पैराग्राफ को हम लेते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। अब पौधों में हमने कहा निश्चित जगह पर ही वृद्धि होती है, तो यहाँ पे वृद्धि होगी, किस वजह से होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विभाजित ऊतक मिलता है। अब विभाजित ऊतक में भी बच्चे हम आपसे पूछेंगे कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से उसमें वृद्धि हो रही है, तो आपको बताना है कैम्बियम उसमें होती है जिसकी वजह से उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, इन शब्दों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो विभेदोतक ऊतक है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कि विभेदोतक ऊतक का जो है आप चित्र बनाइए, चित्र द्वारा दिखाइए। तो ये देखिए बहुत ही आसान सा चित्र है, आपको इस तरीके से इसको बना देना है। इस तरीके से बहुत इजीली ये बन जाएगा। इसमें से छोटे छोटे से तने निकाल देने हैं, ठीक है। 3 हिस्सों में से बांट देना है, 1 2 3, और इनके नाम लिखते चले जाना है। तो पहला है ये शीर्ष पे है, यानी माथे पे है, तो शीर्षक विभेदोतक। ये अंतर्वृष्टि यानी बीच में है, तो अंतर्वृष्टि विभेदोतक, ठीक है बच्चों। और तीसरा जिसका नाम है पार्श्व विभेदोतक, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है पार्श्व विभेदोतक, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आपको देख लिया कि विभेदोतक ऊतक का कैसा चित्र होता है। यहाँ पे आपको ढेर सारे जो है हिंट्स मिलते चले जाएंगे। प्रोह में जो शीर्षत विभेदोतक जड़ एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है, जहाँ पे वृद्धि हो रही होती है। जैसे बच्चों ये जो जड़ है, ठीक है, जड़ है ये प्याज की, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसका शीर्ष, यानी ये इसका जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, जो माथा कह सकते हैं या फिर टिप कह सकते हैं, पिन पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ से बढ़ रहा हो, तो यहीं पे वृद्धि होती है। तो ये जो आपसे ये विभेदोतक ऊतक है कहाँ पे होता है, ये शीर्ष पे उपस्थित होता है। इनकी लंबाई में वृद्धि होती रहती है और तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभेदोतक कैम्बियम के कारण होती है, ठीक है। तो कैम्बियम आपको जरूर लिखना है कि कैम्बियम की वजह से ऐसा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपके सामने तने का एक सेक्शन, जैसे जो लिखा है काट, जो पौधा होता है ना या पेड़ होता है, उसको आप काट देते हैं ना, उसके बाद में जो है इस तरीके का जो है ये माइक्रोस्कोप में देखने से नज़र आता है हमें। तो आइए इसके बारे में पता करते हैं। हमें बच्चों 2 तरीके के ऊतक ही पढ़ने थे। एक तो हमें जो है विभेदोतक ऊतक पढ़ना था, दूसरा स्थायी ऊतक पढ़ना था, ठीक है। तो स्थायी ऊतक के कई सारे पार्ट्स हैं, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले से खत्म करते हैं। तो जो विभेदोतक पत्तियों के आधार पर या टहनी के पार्श्व, टहनी के पर पे जो इंटरनोड के दोनों ओर स्थित होते हैं, जो इसके बारे में बता रहा है ये, कि जैसे आपका ये पौधा है उसमें टहनी निकल रही है, ठीक है। तो जहाँ से टहनी निकल रही है उसके पास में ही आपको अंतर्वृष्टि विभेदोतक मिलेगा। और इस ऊतक की कोशिका अत्यधिक क्रियाशील होती है। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। ये सब चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। देखिए कोई भी कोशिका हो उसमें कोशिका द्रव्य जरूर मिलेगा, पतली कोशिका भित्ति मिलेगी आपको, केंद्रक मिलेगा। रसधानियाँ इनमें नहीं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और रसधानियाँ बच्चों जीव जंतुओं में होती है, पौधों में नहीं होती है। पौधों में होती है, बहुत छोटी होती है, पर इनमें नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल पौधा है। अब स्थायी ऊतक के बारे में बात करते हैं। तो स्थायी ऊतक के बारे में हम जो है जान लेते हैं कि ये स्थायी जो ऊतक है ये विशिष्ट कार्य करते हैं, और विभाजित होने की शक्ति जब खो जाती है, मतलब एक जो पौधा है वो बहुत बढ़ता है, या कोई भी कोशिका है बहुत बढ़ती है, और एक टाइम पे ऐसा आता है जब उसका बढ़ना बंद हो जाता है। तो उस तरीके की जो है जब उसकी वृद्धि बंद हो जाती है तब उसे हम स्थायी ऊतक कहते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है तब स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। इस प्रकार विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं।
जब उसमें जो है विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार, मतलब एक निश्चित जो है आकार और रूप मिल जाए तो उसे विभेदीकरण जो है प्रक्रिया कहते हैं। और यही जो विभेदित कोशिकाएं होती है विभाजित होकर के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। आपको इतना सारा याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि स्थायी ऊतक वो होते हैं, स्थायी ऊतक वो होते हैं बच्चों जिनमें जो है क्या होता है, जिनमें विभाजन की शक्ति खत्म हो जाती है और वह एक संरचनात्मक एक निश्चित रूप ले लेते हैं। बस यही आपके स्थायी ऊतक है। इसके बाद में बड़े बड़े से डायग्राम है, ये आपको नहीं बनाने हैं, ये आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है ना, ही याद करना है, ये नहीं आने वाले हैं, आप बस इनकी थ्योरी समझ लीजिए। थ्योरी में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस पेज पे आई थिंक हाँ डायग्राम है। तो अब हमने स्थायी ऊतक पढ़ा था जिनमें कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक है, उनका विभाजन खत्म हो जाता है, उसे जो है हम स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक का बेटा सबसे फर्स्ट पार्ट है सरल स्थायी ऊतक, ठीक है। तो सरल स्थायी ऊतक में हम जानते हैं हमें सिर्फ ये समझना है इसका आकार कैसा होता है, उसका कार्य कैसा होता है, ठीक है। तो सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। जो भी कोशिका होती है उसके ऊपर की परत जो होती है वो पैकिंग का काम करती है। इन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया, जो पैकिंग का काम करते हैं उन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। जो स्थायी रूप का एक प्रकार स्थायी ऊतक का एक प्रकार है, ठीक है। जो पैकिंग करते हैं पैरेन्काइमा कहते हैं, वो स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं और ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, बंधन मुक्त होती हैं और इनमें काफ़ी सारा रिक्त स्थान पाया जाता है। ऐसे ये रिक्त स्थान से क्या होता है, ये पौधों को सहायता प्रदान करती है। किस चीज़ में सहायता प्रदान करती है, उन्हें भोजन लेने में सहायता प्रदान करती है, भोजन का भंडारण करने में, भोजन को भंडारण मतलब इकट्ठा करने में मदद करती है। कुछ पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चे, एक तरीके का पिगमेंट होती है जो उसको हरा रंग देती है। तो पैरेन्काइमा ऊतक में जो है हमें क्लोरोफिल भी मिलता है। पैरेन्काइमा ऊतक से मेरा मतलब है एक तरीके का स्थायी ऊतक है, ठीक है। ये पैकिंग करता है, इसमें बहुत सारा रिक्त स्थान होता है और ये जीवित होता है। ये जो है बंधन मुक्त होता है, इसमें क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं जिससे अपना भोजन बना सकते हैं। और अब इसमें एक पैरेन्काइमा ऊतक पढ़ लिया, तो हमने स्थायी ऊतक में दूसरा हम पढ़ने वाले हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरेन्काइमा जो है उसे हरित ऊतक भी कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमिक कोशिकाओं की मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं, मतलब जो जल में पैरेन्काइमा मिलते हैं उनमें बड़ी गुहिकाएं यानी कैविटीज होती हैं जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावक बल प्रदान करती है। जब कोई चीज़ खोखली होती है तो वह तैरने लग जाती है, तो इसे यहाँ पे ये काफ़ी मदद मिल जाती है इस वजह से। फिर बात करते हैं पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि तने और जड़ों से पैरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ और जल का भी संग्रह करते हैं, ठीक है। जो तने होते हैं ना उनसे वह पोषण और पदार्थ जल वगैरह का संग्रह कर लेते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक को अब जो पौधे जो होते हैं वो लचीले होते हैं, ठीक है। लचीले किस वजह से होते हैं, कॉलिनकाइमा की कारण होते हैं। ये पौधों के विभिन्न भागों से मेरा मतलब है पत्ती तना को बिना टूटे हुए लचीलापन प्रदान करते हैं। यह पौधों को यांत्रिक सहायता की भी प्रदान करते हैं, ठीक है बच्चों। तो भाई मैंने आपसे बताया था कि ये जो आपका ये पैरेन्काइमा है इसे कॉलिनकाइमा कहा जाता है। कॉलिनकाइमा से भी क्या होता है, लचीलापन का गुण आ जाता है, इसलिए इन्हें कॉलिनकाइमा के भी कहा जाता है। इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवर्त में पा सकते हैं और इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। किसकी बच्चे, कॉलिनकाइमा की। कॉलिनकाइमा की कोशिका कैसी होती है, कोनों पे मोटी होती है, जीवित होती है, लंबी होती है, ठीक है। ये सारे गुण आपको पता करने होंगे।
कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है। एक अन्य प्रकार का ऊतक कोलेनकाइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं स्क्लेरेनकाइमा के कारण क्या होता है बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा के कारण पौधे जो होते हैं वो कठोर और मजबूत बनते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए नारियल के रेशे जो देखे होंगे आपने छिलके, वो कठोर होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बने होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये कैसी होती है बच्चों, मृत होती हैं और लंबी होती हैं, पतली होती हैं, क्योंकि इन ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। अब इनकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, किसके कारण होती है, लिग्निन के कारण होती है। याद रखना, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में इसका जो है पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ लेते हैं। लिग्निन जो होती है जिसकी कारण भित्ति मोटी होती है, किसकी बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा की। तो ये कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करती है। तो लिग्निन क्या करती है, दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करती है। सीमेंट आपने देखा कैसे मजबूत होती है, और ये एक रासायनिक पदार्थ होता है, लिग्निन के बारे में कहा जा रहा है। ये भित्तियां जो है मोटी होती हैं और कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। यह ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप, पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होती है। तो ये आपको और भी जगह पे मिल जाएगी, जैसे संवहन मंडल हो गए, पत्तों की सिराएं हो गई, बीजों और फलों के कठोर छिलके हो गए, ये पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक बार ब्रीफ करती हूँ हमने जो है क्या पढ़ा, और ये जो डायग्राम है इनके बारे में बताती हूँ। देखिए, सरल स्थायी ऊतक के बारे में हमने पढ़ा है। सरल स्थायी ऊतक जो है ये 4-5 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम इनका नाम लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जो है पैकिंग करता है, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये भोजन का भंडारण भी करती है। ये सब इस पैराग्राफ में बताया गया है। सरल स्थायी ऊतक का एक पार्ट है, ठीक है बच्चों, पैरेन्काइमा ये जो है ये एक पार्ट है, ठीक है। ये आपको सारे याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सारा जो है खाली रिक्त स्थान होता है। तो आप इस डायग्राम में देखिए लिखा भी हुआ आंतरिक स्थान, ये आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। इनकी भित्ति देखिए यहाँ पे मोटी दिखाई दे रही है, केंद्रक है, इनमें रसधानी है, कोशिका भित्ति है। इनमें से कोई भी एक डायग्राम आपको याद कर लेना है, ठीक है। और जो अभी पैरेन्काइमा के बारे में बात कर रहे थे वो हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पैरेन्काइमा के बाद पढ़ने के बाद जो है आपको एक एक चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। पैरेन्काइमा में बच्चों क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके खाना बना सकते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा में बच्चे गुहिकाएं होती हैं, बड़ी गुहिकाएं होती हैं, कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से तैरते हैं, पानी में तैरते भी हैं, ठीक है। और पानी में तैरने की वजह से बच्चों हम इन्हें एरेन्काइमा भी कहते हैं, एरेन्काइमा भी हम इन्हें कहते हैं। यहीं पे आपको जो है ये शब्द जो है पैरेन्काइमा के लिए एरेन्काइमा भी मिल जाएगा। जो आपसे पूछा जाए ऐसी कोशिका जो तैरती है उसका दूसरा नाम क्या होता है या वो किस नाम से जानी जाती है, तो वह एरेन्काइमा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वह तैरती है, ठीक है। और लचीलापन क्यों होता है पौधों में, लचीलापन उनमें कोलेनकाइमा की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद इनमें इनमें मजबूती होती है स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। उदाहरण के लिए नारियल के छिलके, ठीक है। ये चारों मैंने आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूछा जाएगा कि वो ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती है जिसकी वजह से आपका जो स्क्लेरेनकाइमा है वो दृढ़ होता है। तो आपको बताना है लिग्निन होता है। लिग्निन क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो है सीमेंट की तरह काम करता है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपको जो है कुछ स्टोमेटा के जो है दृश्य दिखाए गए हैं। इन्हें मैं आपको, अगर हम स्कूल में होते तो हम आपको इसको लैब में दिखाते हैं, पर कोई बात नहीं, आप देख लीजिए जिस तरीके से नज़र आते हैं। प्रैक्टिकल में आएगा तो प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगी आपको वीडियो बेस करके। तो ये आपको याद कर लेना है बच्चे, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना सीख लेना, बहुत ही आसान होता है। स्टोमेटा का डायग्राम होता है, ये बेसिकली क्या है, ये पौधों में होता है। जब उन्हें पानी लेना होता है तो ये खुल जाते हैं, जब उन्हें पानी चाहिए होता है तो खुल जाते हैं। जब उन्हें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तब ये क्या है, बंद हो जाते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा पानी वो अंदर ना आ सके, ठीक है। तो ये पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये आपको आगे बता रहा है, चलिए इसके बारे में ब्रीफ करती हूँ आपको। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है, ठीक है। जैसे हमारे जो शरीर है उसकी सबसे बाहरी परत हमारी स्किन होती है, वैसी पौधों की स्किन की बाहरी परत को हम बच्चों एपिडर्मिस कहते हैं। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पदों में एपिडर्मिस मोटी हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे शुष्क स्थान होता है ना, वहाँ पे एपिडर्मिस मोटी हो जाती है। यह जल की हानि कम करने के लिए पादपों की रक्षा करती है, ठीक है। जल की हानि उनमें ना हो तो ये उनकी रक्षा करती है। पौधों की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी होती है।
और यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमारी स्किन है हमारे पूरे शरीर से को ढक करके रखती है और हमारी रक्षा करती है, इसी तरीके से एपिडर्मिस पौधों की रक्षा करता है। पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। और वैसे ही उसी तरीके से मैंने आपको जैसे हमारी स्किन करती है, बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात परजीवी कवक पौधों की रक्षा करती है। और मतलब टोटली इसका काम रक्षा करने का, हर एक चीज़ से, चाहे वो पानी हो, पौधे हो, अन्य तरीके के जीव हो। इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकाएं स्थान के अछिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं और सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस से हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा दो ब्रक के आकार के होते हैं। दो ब्रक का मतलब है किडनी के आकार के होते हैं। इस तरीके से दो स्टोमेटा होते हैं। और ये अब यहाँ पे इनका काम बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ब्रक के आकार की कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं जिन्हें कररक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। ये इनका कार्य इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, बाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। ये सब स्टोमेटा द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन होंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए हम किस गैस की आवश्यकता होती है? तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन का कार्य उल्लेख करें तो ये स्टोमेटा का काम है कि बाष्पोत्सर्जन कराना। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए पैराग्राफ पढ़ने से। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो जड़ों में जो कोशिकाएं होती है, एपिडर्मल कोशिकाएं होती है, पानी को सोखने का काम करती हैं। उनमें बाल जैसे प्रवर्त होते हैं जिन्हें जुड़ी जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यूटिन, लिग्निन, ये याद रखना है। तो क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि कहाँ होता है? मरुस्थलीय पौधे, जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं उनमें जो है क्यूटिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका पानी जो है पौधों की उन्हें कम चाहिए होता है। ठीक है, और क्यूटिन की लेप की वजह से जो है रेगिस्तान में पौधे ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रह पाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या अच्छा जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसकी बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरी विभेद्यता की पट्टी तने की एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस तरह सतह से अलग हो जाती हैं। यह पौधों कर परत बहुत मोटी होने वाली छाल का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और ये बिना अंतर कोशिका स्थानों की व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। ठीक है, देखो बच्चों, इन्होंने कहा जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती है तो उसकी जो छाल होती है बहुत कठोर हो जाती है और पपड़ी जैसी टूट के झड़ करके गिरने लग जाती है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो छाल होती है इसमें सुबेरिन होता है। क्या होता है? सुबेरिन होता है, जो कि क्या करता है, ना तो पौधे के अंदर हवा को आने देता है ना ही पानी को आने देता है। मतलब जड़ से हवा और पानी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से तने से यहाँ से नहीं आ सकते। ठीक है, छाल में से घुस करके। उस छाल किससे बनी होती है? सुबेरिन से बनी होती है। यहाँ पे बस यही बताया गया आपको। और ये जो है आपको छाल के बारे में बताया है कि ये देखिए फटी हुई एपिडर्मिस है, यानी जब हमारी स्किन फट जाती है, टूट जाती है, उसी तरीके से पौधे की स्किन यहाँ पे फटी हुई दिखाई गई है। ये छाल कोशिकाएं दिखाई गई है। ये आपको एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगी, तो आपको डायग्राम याद नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं जटिल स्थायी ऊतक के बारे में। बच्चों, अभी तक हम स्थायी ऊतक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था सरल स्थायी ऊतक, अब हम पढ़ रहे हैं जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक नाम से जटिल है, आसान बहुत है ये। ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इन्हें जटिल कहते हैं। ठीक है, और मैंने कहा था जटिल ऊतक दो तरीके के होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। ठीक है,
तो आइए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। यह ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है जो उनको स्थायी वातावरण में अनुकूल बनाते हैं और ये तनी में दिखाया गया है। संवहन बंडल में जाइलम ट्रैकीड, अब ये बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा एक एक ऊतक जाइलम है, एक फ्लोएम है। तो जाइलम देखिए उसमें 4 तरीके के और ऊतक होते हैं, जिसमें जाइलम ट्रैकीड होता है, वाहिका होती है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। इन चारों से मिलकर के सिर्फ जाइलम बनता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जाइलम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, जाइलम ट्राइकेट, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और जाइलम फाइबर। सो और जाइलम की जो है जो भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, ठीक है, और इनमें अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकीड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है, मतलब नाली की तरह होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करती है और यह किनारे की और पानी की पार्श्वीय संवहन में मदद करता है, ठीक है, और ये जो है मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों को तो अभी जैसे जाइलम 4 तरीके की चीज़ों से मिलकर बना था, वैसे फ्लोएम तो ये चलनी नालिका, ठीक है, और साथी कोशिकाएं फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशे से मिलकर के बनी होती हैं और ये इनमें छिद्र होते हैं इनकी भित्ति पे, नलिकाकार भी ये भी होती है। फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दिशाओं में गति करा सकते हैं और ये फ्लोएम छोड़ करके फ्लोएम कोशिकाएं जीवित रहती हैं। देखिए अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जाइलम और फ्लोएम ये 2 तरीके के जटिल जो है जटिल ऊतक कहलाते हैं पौधों में। फ्लोएम जो होता है, सबसे पहले जाइलम को देखते हैं। जाइलम से आपको जल भी बन सकता है, ठीक है। तो जाइलम जो है जल का प्रभाव, जल जो है पौधों को प्रदान करते हैं, ठीक है, और फ्लोएम जो होते हैं वो पौधों को खाना यानी फूड का जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो इनका मेन फंक्शन हो गया। अब ये 4 किन किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि जाइलम में आपको बताता है कि जाइलम रेशे होते हैं, इनमें जाइलम फाइबर होते हैं, जाइलम बंडल होते हैं। उसी तरीके से फ्लोएम में भी होता है, फ्लोएम के रेशे होते हैं, बंडल होते हैं। ये 4 तरीके की चीज़ें आपको याद रखनी है और ये इनके चित्र आपको याद नहीं रखने हैं। जी जो थी ना ये ट्रैकेड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, ये इस तरीके से आपको चित्र दिखाए गए, ये याद नहीं रखने आपको। अब कुछ प्रश्न आप देख लेंगे, आसानी से हो जाएंगे आपके। सरल ऊतकों को सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो सरल ऊतक जो होते हैं बच्चे आपके 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जो आपका कोलेनकाइमा हो गया, एरेनकाइमा हो गया, पैरेन्काइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया। फिर इसके बाद में प्रोह तथा शीर्षक विभाजक कहाँ पाए जाते हैं? प्रोह तथा शीर्षक, तो ये आपको ये बनाना है कि यहाँ पे जो होते हैं प्याज के तने में 3 भागों में बांटे गए, वो बनाना है। नारियल का रेशा किस ऊतक से? स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। फ्लोएम के संघटक कौन कौन होते हैं? तो 4 संघटक जो जिनसे वो मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था ये 4 संघटक, ये चालनी नालिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे, ये चारों आपको लिखने हैं। तो इस तरीके से प्रश्न हो गया। अब आते हैं जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम सांस लेते हैं तब हम पानी छाती की गति को महसूस करते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं इसके बारे में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिकाएं भी कहते हैं। तो ये देखिए पेशी कोशिकाएं, इसको दिखाया गया। ये बच्चों हमारा जैसे आमाशय बोला गया, ये हमारा पेट है बच्चों, ठीक है। पेट का हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया, वो इस तरीके से नज़र आता है। उसको और डिटेल में देखेंगे तो इस तरीके से नज़र आता है। तो आपको यहाँ से याद रख लेना है कि जो पेशीय रेशे होते हैं या जो चिकनी पेशी होती है वो हमारे पेट में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी थ्योरी लेते हैं। तो जो हमारा पेट होता है वो जो है या फिर हमारे जो फेफड़े होते हैं वो सिकुड़ते हैं। ऐसे हमारा बच्चों जो है दिल भी होता है, हार्ट भी होता है, वो भी सिकुड़ता है, फैलता है। ये सारे काम जो है वो करता रहता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फेफड़ों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए कोशिकाएं क्या करती है ऑक्सीजन से? ऑब्वियसली वो अपना काम करती होती है, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है।
यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करके यकृत यानी हमारी किडनी तथा वृक्क तथा उत्सर्जन के लिए लेकर के जाता है। यकृत और वृक्क जो होते हैं हमारी किडनी वगैरह जो मूत्राशय होते हैं वहाँ पे लेकर के जाता है। रक्त और पेशी दोनों ही हमारे शरीर में रक्त और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के लिए उदाहरण हैं। तो रक्त और पेशियाँ दोनों ही ऊतक के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु कोशिकाओं के ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं। जैसे अब ये जंतु कोशिकाएं बच्चे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है और पेशीय ऊतक का है। पेशी ऊतक से आता है और रक्त संयोजी ऊतक में आता है। ठीक है, देखिए अभी हमने कहा था कि हमें ऑक्सीजन की क्यों जरूरत पड़ती है। तो देखिए जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है जो बच्चों हमारा, वह हमारे पूरे शरीर में बहता रहता है। इसी ब्लड में हमारी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, जगह जगह पे जा करके ब्लड में उसको गति देती है। ठीक है, तो ब्लड जो है जगह जगह से गंदी चीज़ों को हमारे शरीर से इकट्ठा करता है और हमारी किडनी में भेज देता है। किडनी में से जो भी गंदी चीज़ें होती हैं वो आगे हमारे मूत्राशय में चली जाती हैं, हमारे शरीर से बाहर फेंक दी जाती हैं। अब हम जो है जंतु कोशिका सबसे पहला जो है ऊतक पढ़ने वाले हैं, जो है एपिथेलियम ऊतक। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाली एपिथेलियम ऊतक है। जो हमारी स्किन जो है बच्चे, जंतुओं की स्किन जो है उसे एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है। ठीक है, ये बाहरी परत जो है बनाती है सभी जंतुओं में। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। तो हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं, गुहिकाएं हैं, उनको ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण भी करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पेट है, ये हमारा दिल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एपिथेलियम ऊतक इसके चारों तरफ एक जो है रक्षा कवच बना लेगा, ताकि ये दो आपस में जो है अलग रहे, भिड़ न जाए एक दूसरे से। तो ये अवरोध भी उत्पन्न करता है। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है एपिथेलियम ऊतक, तो हमारे त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली, फेफड़ों की कूपिका, वृक्क नली, ये एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है। ये सारी चीजें एपिथेलियम ऊतक से बनी होती हैं। आपको कोई भी दो उदाहरण याद कर लेने हैं, त्वचा, मुंह। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और यह एक अनवरत परत का निर्माण करती है। तो ये बच्चे हमारे एपिथेलियम ऊतक हैं। अब देखिए ये जो है प्लेट की तरह आपको नज़र आ रहा है, इसलिए इसे सल्की कहते हैं। फिर ये आपका देखिए कुछ इस तरीके से ये कॉलम की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से, नहीं क्यूबॉइड की तरह नज़र आ रहे हैं। क्यूबॉइड जो ऐसे होते हैं ना आपकी चीनी के दाने जैसा, ठीक है, वैसा नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसलिए घनाकार कहते हैं, क्यूबॉइड को हिंदी में घन कहते हैं, तो घनाकार है। ठीक है, ये देखिए कॉलम की तरह, इस तो कॉलम को हम हिंदी में बच्चों स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो देखिए स्तंभ की तरह नजर आ रहे हैं आपको, इसलिए स्तंभाकार हो गए ये। और ये जो है ये स्तरित सल्की है, मतलब ढेर सारी प्लेट्स में लगी हुई है, ये ऐसी परत दर परत लगी हुई है, इसलिए इसे स्तरित सल्की कहा। तो चार प्रकार के होते हैं, इनके बारे में ये डिटेल में समझते हैं हम। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। ठीक है, तो कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच में पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात सभी एपिथेलियम को एक बाह्यरेखीय आधार पर झिल्ली से नीचे रहने वाले ऊतक से अलग करती है। ये एपिथेलियम के बारे में डिटेल बताई जा रही है। अब चित्र के बारे में बात करते हैं। एपिथेलियम की संरचना विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कार्यों पर निर्भर करती है। तो ये चार तरीके, इनके अलग अलग कार्य हैं। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका, अस्तर या कूपिका पदार्थों का समगन वर्णात्मक परगम्य झिल्ली द्वारा होता है। वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक जो है कोशिकाएं होती हैं, तो इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। तो जो पहली मैंने आपको चित्र दिखाया था, ये जो आपकी सरल सल्की है, चपटी जो है, इसका कार्य देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये क्या कार्य करती है। यह शरीर के अंगों में बीच पदार्थों का आदान प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, तो जो सरल आपकी सल्की है वो ये कार्य करती है। जो सरल सल्की है वो आपका ये कार्य करती है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक ब्राह्मण रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। चित्र के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो जो इनके कार्यों पर निर्भर करती है, जो इनके कार्यों पर
तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि रक्त नली का स्तर या कूपिका वाले पदार्थ हो, जो यहाँ पे जहाँ पदार्थों से संबंध झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पे ये चपटी के बारे में मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि ये जो है ये क्या करती है, आपके पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। और फिर इसका पोजीशन भी बताई जा रही है, हमारे शरीर में कहाँ होती है। कोमल स्तर का निर्माण करती है, आहार नली तथा मुंह का सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। तो ये हमारे मुंह में जो हमारे जो स्किन होती है ना अंदर की तरफ, ये क्या होती है, ये सल्की एपिथेलियम से बनी होती है और ये रक्षात्मक कवच उसे प्रदान करती है। और त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको काटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम भी कहते हैं। अब जहाँ पे अवशोषण और अवशोषण या भी जहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर पे, तो अस्तर यानी लाइनिंग में वहाँ पे लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं। लंबी इस एपिथेलियम कोशिकाएं मतलब स्तंभ की तरह जो होती हैं, कॉलम की तरह जो होती हैं, अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती हैं। श्वास नली में स्तंभाकार, जो हमारी श्वास नली है वहाँ पे आपको ये जो है स्तंभाकार जो एपिथेलियम मिल जाएगा। और ये इसमें जो है कुछ पश्चाप भी होते हैं, रिसिलिया होते हैं, इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो भी जो अवशोषण होता है उसको जल्दी करने में मदद कर देती हैं। सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं, या बाल जैसी रचनाएं भी आप इसे कहते हैं। पश्चाप प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने की सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पश्चाप स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। घना, अब ये जो घना यानी घनाभ के शेप की थी, उसे घनाकार एपिथेलियम बेक की नली, जो हमारी किडनी की नली होती है उस वहाँ पे होती है। लार ग्रंथि की नली में भी होती है और इसे यांत्रिक सहारा जो है प्रदान करती है। कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है। एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव करती हैं। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है, यह बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करती है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो ये एपिथेलियम हो गए। अब बात करते हैं संयोजी ऊतक यानी ब्लड से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड ऊतक के बारे में। तो आइए अब हम इस ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। यह अंतःकोशी के अधात्री जिसे मैट्रिक्स में धसी होती है। यह धाती जैसी तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें से मौजूद, ये आपको सूक्ष्मदर्शी में देखना होगा, रक्त के तरल आधारती भाग को प्लाज्मा कहते हैं। या अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि रक्त का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। और जो लाल रक्त की कोशिकाएं होती हैं जिसे आरबीसी कहते हैं, श्वेत रंग की कोशिकाएं उन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं। प्लेटलेट्स में निलंबित होनी, यानी हमारा खून जो है उसमें प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती है, 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, नमक, हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर से पचे हुए भोजन, हार्मोन और सजीव पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे संभाग में करता है। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। ठीक है, तो अस्थि संयोजी ऊतक जो है ये भी हमारा एक उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। ठीक है, पंजर जो होता है उसको से हमारे, अब हम इनके बारे में चित्र में देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके का नज़र आ रहा है। इनके जो नाम देखिए ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसमें से पहला जो है वो एरियोलार ऊतक है, फिर बसामय है, फिर है सहंत, और फिर कचाप, और फिर है रक्त कोशिकाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य भागों अंगों को सहारा देती है। ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती हैं, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। यानी हमारी जो बोन्स होती है उसमें ये अस्थि कोशिका होती है जो हमारे शरीर को आकार देती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से, एक अन्य संयोजी ऊतक से, स्नायु से, तो जो दो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं बच्चों, उसे जिससे जुड़ी होती है उसे हम कहते हैं अस्थि बंधानु तंतु। ठीक है,
और इससे जुड़ी होती है। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु बहुत कम आधाती होती हैं और ये एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। ये क्या करता है, ये अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। ठीक है, तो जो हड्डी को हड्डी से जोड़े वो अस्थि बंधान तंतु। ठीक है, जो हड्डी को मांस से जोड़े उसे हम कहते हैं कंडरा। ठीक है, ये याद रखना, पूछा जाता है। कंडरा बहुत मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशे से ऊतक से बने होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में, जो कि है कार्टिलेज। कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं बच्चों उपास्थि। ठीक है, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है और उपस्थि न तो ये क्या करती है बच्चों, कार्टिलेज क्या करती है, ये ठोस प्रोटीन से बनी होती है, जोड़ों को चिकना बनाती है। ये हमारे नाक, कान, कंठ, श्वास नली में पाई जाती है। हम कान की उपस्थिति को, जो कान जो हमारा होता है, आप उसे मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। ठीक है, सोचिए ये दोनों ऊतक किस प्रकार से भिन्न है। तो कहने का मतलब ये है कि उपास्थि जो है हमारे कान नाक में होती है, मतलब हमारे कान और नाक कितने लचीले होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। एरियोला संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो ये जो एरियोला संयोजी ऊतक है ये हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है, रक्त नलिका चारों ओर तथा नसों में पाया जाता है, के भीतर खाली जगहों पे होता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा जो होता है, फैट जो होता है, वो उसका संग्रह करने के लिए भी अलग से ऊतक होता है, जिसे हम वसामय ऊतक कहते हैं। ये आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलीकार काओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करती है। तो जैसे हमें सर्दियों में ठंडी ना लगे तब हमें वसा कोशिकाएं मदद करती है। अब हम पेशी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम पेशीय रेशा या मसल फाइबर भी कहा जाता है। हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। पेशियों से हम एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हमें मिलती है, जो सिकुड़ने वाला प्रोटीन है, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण गति होती है। यानी हम गति किससे कर पाते हैं, पेशी कोशिकाओं की वजह से कर पाते हैं। कुछ पेशियां जो है इच्छा अनुसार, यानी अपनी इच्छा के अनुसार गति कर सकती हैं, हाथ पैर में विद्यमान होती हैं। मतलब हम अपने हाथ पैर को जो है अपनी इच्छा के अनुसार करते, तो इसमें जो है इच्छा अनुसार गति करने के लिए पेशियां होती हैं, गति करा सकते हैं, गति को रोक भी सकते हैं। इस तरीके की पेशियों को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऐच्छिक पेशी कहते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति से सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में से एक के बाद एक रखरखाव धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं, मतलब रेखा की तरह नजर आती हैं, इसलिए रेखित भी कहते हैं और इच्छित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार, शाखारहित और बहुनाभीय होती हैं। देखने में कैसी होती है, लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, शाखा रहित होती हैं, बहुनाभीय होती हैं। बहुत सारे उसमें नाभि यानी केंद्रक होते हैं। आहार नलियों में भोजन का प्रवाह तथा रक्त नली का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं होती हैं। तो जो हमारे आहार नली है, जो हमारा फूड पाइप है, उसमें जो है खाने का आना जाना, या रक्त नली जैसे खून का बहना, उसे हम चाहे तो रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये पेशियां कैसी होती है, ऐच्छिक पेशियां नहीं होती हैं। ये स्वयं द्वारा संचालित नहीं कर सकते। हम गतियों का इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक, तो इन्हें चिकनी पेशियां, अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। इनके दो नाम है। ठीक है, आँख की पलक मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती हैं। तो हमारी आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों में ये सब हमें मिलती हैं। कोशिकाएं लंबी, इनकी आखिरी सिरा नुकीला होता है, इसे हम तर्करूपी स्पिंडल शेप्ड कह सकते हैं। यह एक केंद्रीय होती है। इनको अरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम अरेखित पेशी क्यों है, क्योंकि और भी इसलिए इनमें रेखाएं नहीं होती होंगी। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर के प्रसार संकुचन करती है। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डियक पेशी भी कहा जाता है। तो जो हमारे दिल की जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, वो भी अनैच्छिक होती हैं, क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं धड़कती हैं। चित्र में अभी आपको दिखाऊंगी एक एक करके। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाएं वाली होती हैं और विभिन्न प्रकार की पेशी ऊतकों की संरचना से
इन्हें हम देख सकते हैं। तो आइए एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो देखिए, ये आपकी जो कोशिका है इसमें बहुत सारे केंद्रक हैं। तो ये बहुकेंद्रक है और ये कैसी है, ऐच्छिक कोशिकाएं हैं, उसमें धारियां हैं, इसलिए इसे रेखित कोशिका भी कहा जाता है। हमारे पैरों की हड्डियों में मिलती है। अब ये चिकनी पेशी है बच्चों आपके सामने। चिकनी पेशी देखिए, इनके सिरा जो है नुकीले होते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो होती है ये बच्चे हमारे दिल में होती है, ये वाली कोशिका। ये आपको इसकी चित्र याद कर लेना है। इस तरीके से ये आपको बनाते चले जाना है। इनमें ढेर सारे केंद्रक दे देने हैं, ठीक है। तो इनके नाम यहाँ पे लिखा है। पहला रेखित पेशी थी, जिसे आप ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं, चिकनी पेशी है। और ये हमारी कार्डियक पेशी जो अनैच्छिक होती है, ये भी अनैच्छिक होती है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों चित्र आपको याद होने चाहिए, तीनों में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका ऊतक के बारे में आपसे बात करते हैं। तंत्रिका ऊतक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस प्रकार उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। मस्तिष्क, मेरुज्जनु तथा, तो देखिए हमारे मस्तिष्क पूरे शरीर में फैली हुई है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। ये कोशिका जो है इसे इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। इसमें जो है केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं जैसी ये दिखाई देती है। और ये प्राय न्यूरॉन के इस तरह का लंबा प्रबंध जो है इसे एक्सॉन भी कहते हैं। छोटी शाखा जो होती है इसे डेंड्राइट कहते हैं। और ये 1 मीटर लंबी हो सकती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी ऊतक है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो है चित्र देखिए इस तरीके से है, मैंने आपको बताया भी था, हाथ की शेप की तरह होता है ये। तो ये देखिए बच्चे, इसे डेंड्राइट कहते हैं, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, केंद्रक है, ये तंत्रिकाक्ष है, ठीक है। तंत्रिका का स्पंदन में हमें ये एक जो पेशी होती है हमारी तंत्रिका, ये इच्छा अनुसार कार्य करती है। और ये सभी जीवों में मौलिक है, मतलब प्राथमिकता दी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और गति को आदान प्रदान करती है। इस तरह से फिर से आपके क्वेश्चन आते हैं। उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो गति के लिए जो हमारे शरीर में उत्तरदायी है वह कौन सी है, जो हमें वह, ये मैंने जीवों में आप सबसे पहले एपिथेलियम के बारे में पढ़ाया था ना। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, तो न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, एक जटिल कोशिका की तरह दिखाई देता है, वृक्ष की शाखाओं की तरह। हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं, तो 3 लक्षण जो हैं वो ये इनके बारे में बात कर रहा है, तीनों के बारे में आपसे नहीं, हृदय पेशी के 3 लक्षण नहीं, सिर्फ और सिर्फ हृदय पेशी जो होती है ना, कार्डियक, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये कैसी होती है। ये अनैच्छिक होती है और ये कैसी दिखा, इनमें ढेर सारे जो है आपको केंद्रक नजर आते हैं, इसमें ढेर सारी रेखाएं होती हैं, बस इतना ही। एड्यूलर ऊतक के क्या कार्य हैं, तो एड्यूलर ऊतक के कार्य आपको बताने हैं, जो कि इससे पहले पैराग्राफ में बताया था। फिर आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। कुछ भी डाउट्स होता है इसके अलावा चैप्टर में, आप मुझे बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।